क्यों कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन और आंसर दोनों साथ में जानेंगे। तो आज के वीडियो में हम जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उसको पढ़ेंगे, अति लघुत्तरीय प्रश्न को पढ़ेंगे, लघुत्तरीय प्रश्न को पढ़ेंगे और दीर्घोत्तरीय प्रश्न को पढ़ेंगे और साथ ही साथ टिप्पणी लिखने को भी पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में पूरी बायोलॉजी के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं सभी को पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप वीडियो अपने तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल अपने सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें है, निम्नलिखित में से किस पौधे में जल द्वारा परागण होता है। तो पहला ऑप्शन है यक्का, दूसरा ऑप्शन है जोस्टेरा, तीसरा ऑप्शन है एमोरफोफिलस और चौथा ऑप्शन है जलकुंभी। तो देखिए इन चारों में जो जल के द्वारा जिसका परागण होता है वो है जोस्टेरा। जोस्टेरा एक जलीय पौधा है, इसका परागण जल के द्वारा होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक कोड यानी कि जेनेटिक कोड की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है जेनेटिक कोड त्रिप्लेट यानी त्रिक में होता है, दूसरा है जेनेटिक कोड अप्रहासित होता है, तीसरा है जेनेटिक कोड संदिग्ध और सामान्य होता है और चौथा है जेनेटिक कोड सार्वभौम होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा जेनेटिक कोड संदिग्ध और सामान्य होता है, ये इसकी विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए गा वाला क्वेश्चन हमारा है, सूची 1 और सूची 2 से सुमेल कीजिए यानी मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। देखिए सूची 1 में हमारा देश का नाम दिया हुआ है, सूची 2 में हमारा नई विलुप्त हुई जातियों के नाम दिए गए हैं। तो देखिए पहला क्या है, मॉरिशस। तो देखिए जो मॉरिशस है वो किस पे जाएगा, यहाँ पे देखिए जो मॉरिशस है वो किस पे जाएगा, वो जाएगा टोडो पे। क्या टोडो पश्चिम मॉरिशस से विलुप्त हुई है। अफ्रीका, जो अफ्रीका ये किस पे जाएगा, ये जाएगा क्वेगा पे। तो यहाँ पे देखिए चौथे पे जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, ऑस्ट्रेलिया। तो जो ऑस्ट्रेलिया है ये जाएगा थाइलेसिन पे, पहले वाले पे। उसके बाद देखिए क्या है, रूस। तो रूस जाएगा स्टेलर समुद्री गाय। तो इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा। तो इसके अनुसार हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा उस ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा ये वाला जो है ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए घा वाला क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए के रूप में लेबल किया गया और दूसरे को कारण आर के रूप में लेबल किया गया है। अभिकथन ए, देखिए पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया पीसीआर के 3 चरण, निष्क्रियकरण, तापानुशीलन और प्रसार। और ये कारण क्या है, आर। पीसीआर में टैक पॉलीमरेज का उपयोग होता है जिसे थर्मस थर्मस एक्वेटिकस जीवाणु पृथक किया जाता है। उपरोक्त कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों का सही उत्तर चयन करें। तो ए वाला पहला उत्तर है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा है, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा है, ए सत्य है लेकिन आर गलत है। और चौथा है, ए गलत है लेकिन आर सत्य है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा वाला, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से क्लास 12 बायोलॉजी में 4 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जहां से आपको मिलेगा 4 नंबर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए का वाला क्वेश्चन है, अति लघुत्तरीय में किस पौधे के बीज में परिभ्रूणपोष यानी पेरिस्पर्म उपस्थित होता है। दूसरा क्वेश्चन है खा वाला, उस कोशिका का नाम बताइए जो एंड्रोजन नामक वृषण हार्मोन्स को संश्लेषित व स्रावित करता है। और गा वाला क्वेश्चन है, जीव विकास के डार्विन सिद्धांत का मूल तत्व क्या है। और घा वाला है, यदि अनुलेखन इकाई में कूट लेखन रज्जु के अनुक्रम को निम्नवत लिखा जाए। देखिए यहाँ पे दिया क्या, 5 की दिशा ATGC, इस प्रकार से आपको 7 बार दिया हुआ है। तो दूत आरएनए के अनुक्रम को लिखिए और फिर
पांचवा है पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है। उसके बाद देखिए हमारा क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर आपको हर प्रश्न 2 नंबर का मिलेगा। तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या का है, बिंदु उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए। खा वाला है मानव जीनोम परियोजना की 2 विशेषताएं बताइए। और गा वाला है रोगों का जैव नियंत्रण के रूप में प्रयोग होने वाले किसी एक जीवाणु और एक कवक का नाम लिखिए। और घा वाला क्वेश्चन है रिबेट पॉपर परिकल्पना को किसने दिया था और इस परिकल्पना के आधार पर पारतंत्र की मुख्य जातियों की तुलना किससे की गई है। और पांचवा क्वेश्चन है अंगा वाला कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा क्यों होता है। तो आज की वीडियो में हम इतने प्रश्नों का उत्तर पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न का हमारा क्या था, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में कि किस पौधे के बीज में परिभ्रूणपोष यानी कि पेरिस्पर्म उपस्थित होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा देखिए काली मिर्च, चुकंदर के बीजों में क्या होता है, परिभ्रूणपोष यानी कि पेरिस्पर्म उपस्थित होता है, परिभ्रूणपोष उपस्थित होता है। इतना आपको लिखना है, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में लगातार बार बार रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन है उस कोशिका का नाम बताइए जो एंड्रोजन नामक वृषण हार्मोन्स को संश्लेषित व स्रावित करती है। तो देखिए कि लेडिंग कोशिकाएं है, लेडिंग कोशिकाएं जिन्हें अंतराली कोशिकाएं भी कहा जाता है। एंड्रोजन मुख्यतः टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है इसमें। तो हार्मोन्स को क्या स्रावित और संश्लेषित करता है, क्या होता है, वो लेडिंग कोशिकाएं होती हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। इन्हें अंतराली कोशिका भी कहते हैं। तो आप लीडिंग कोशिका लिख दीजिए, चाहे अंतराली कोशिका भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद देखिए गा वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, गा वाला क्वेश्चन है कि जैव विकास के डार्विन सिद्धांत का मूल तत्व क्या है। उत्तर देखिए डार्विन के सिद्धांत का मूल तत्व है प्राकृतिक चयन। क्या है, प्राकृतिक चयन या योग्यतम की उत्तरजीविता। यह क्या है, चाहे आप प्राकृतिक चयन लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं योग्यतम की उत्तरजीविता, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए घा वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, घा वाला क्वेश्चन हमें दिया है कि यदि अनुलेखन इकाई में कूट लेखन रज्जुक के अनुक्रम को निम्नवत लिखा जाए। यहाँ पे देखिए 5 की दिशा में ए टी जी सी, 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 ए टी जी सी। यहाँ पे देखिए कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 बार लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि इसे दूत आरएनए यानी mRNA के अनुक्रम में लिखिए, मैसेंजर आरएनए के अनुक्रम में लिखिए। तो देखिए इसको हम पहले आपको समझाते हैं, उसके बाद लिखेंगे। देखिए उत्तर mRNA अनुक्रम कोडिंग स्टेट के समान होता है। बस क्या होता है देखिए थाइमिन की जगह पर क्या होता है, बस यूरेसिल आ जाता है। देखिए क्या होता है डीएनए में, क्या होता है डीएनए में थाइमिन होता है लेकिन आरएनए में यूरेसिल होता है। तो जहां पे आपका देखिए टी है वहां पे आप यू कर दीजिए, तो थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल कर दीजिए। तो देखिए जहां जहां पे आपका टी है वहां वहां पे आप यू कर दीजिए, बाकी आपका उत्तर यही हो जाएगा, पूरा सही हो जाएगा। क्योंकि थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है किसमें, अनुक्रम कोडित स्टैंड के समान होता है, यानी कि जो एमआरएनए होता है इसमें। ये तो बहुत ही सरल है। और देखिए डीएनए में बाकी सब एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन ही होता है। आरएनए में भी एडेनिन यूरेसिल ग्वानिन साइटोसिन, सिर्फ थाइमिन अलग होता है। डीएनए में थाइमिन होता है, आरएनए में यूरेसिल होता है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन है कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है। उत्तर देखिए दक्षिण अमेरिका के अमेजन वर्षावनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है क्योंकि ये भारी मात्रा में ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाएगा आपका, 5 प्रश्न आएगा जहां से आपको मिल जाएंगे 5 नंबर। उसके बाद देखिए हमारा आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न, जहां से हर प्रश्न का आपको 2 नंबर का प्रश्न होगा। तो देखिए उसका का वाला क्वेश्चन है कि बिंदु उत्परिवर्तन क्या है। तो देखिए बिंदु उत्परिवर्तन क्या है, इसको उदाहरण देकर समझाना है। तो देखिए जब डीएनए के अनुक्रम में किसी एक क्षारक युग्म में परिवर्तन होता है, जो डीएनए का अनुक्रम होता है उसके किसी एक क्षारक युग्म में अगर परिवर्तन हो गया या प्रतिस्थापन हो गया
विलोपन या फिर निवेशन होता है तो उसे ही क्या कहते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। कोई इधर से इधर हो गया, इसमें कोई परिवर्तन हो गया, कोई खराबी हो गई तो उसे ही कहते हैं बिंदु उत्परिवर्तन। जब डीएनए के अनुक्रम में किसी एक क्षारक युग्म में परिवर्तन या परिस्थापन में या विलोपन या निवेशन होता है तो उसे कहते हैं बिंदु उत्परिवर्तन। इसका उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण है सिकल सेल एनीमिया, जिसे दात्र कोशिका अरक्ता भी कहते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन जीन के छठे कोडान में GAG के स्थान पर GUG हो जाता है, जिससे ग्लूटामिक एसिड की जगह बैलीन अमीनो एसिड बन जाता है। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन क्या है, तो खा वाला क्वेश्चन हमारा है कि मानव जीनोम परियोजना की दो विशेषताएं बताइए, यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की दो विशेषता बताना। देखिए पहला है मानव जीनोम में लगभग 3×9 क्षारक युग्म पाए जाते हैं। और फिर देखिए दूसरी विशेषता इसकी क्या है, इसमें लगभग 20,000 से 25,000 जीन होते हैं और कुल जीनोम का 99.9% से अधिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम में सभी मनुष्यों के समान है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, गा वाला क्वेश्चन हमारा है कि रोगों का जैव नियंत्रण, रोगों का जीव नियंत्रण कैसे होता है और किसी एक जीवाणु या किसी और एक कवक का नाम लिखा है जो जीव रोगों को जैव नियंत्रण करते हैं। तो देखिए इसमें जीवाणु जो है वो क्या है, पे देखिए बेसिलस थ्रिंजिएंसिस है, यानी जिसे बीटी कहते हैं, बीटी बेसिलस थ्रिंजिएंसिस, इसे बीटी फसल जो कहते हैं वही। तो ये एक हो गया। और कवक में देखिए क्या है, कवक में जो है वो है ट्राइकोडर्मा, तो ये दो हैं, एक जीवाणु एक कवक। उसके बाद देखिए घा वाला क्वेश्चन है, रिवेर पॉपर परिकल्पना किसने दिया था। देखिए इसको पूछा तो देखिए इसके प्रतिपादक कौन थे, यह परिकल्पना स्टैनफोर्ड पारिस्थितिक विज्ञानी पॉल एरलिच द्वारा दी गई, ये इनका नाम था। स्टैनफोर्ड जो कि क्या थे, पारिस्थितिक विज्ञानी थे, पॉल एरचिल इनका नाम था, इसने दी थी। उसके बाद इसकी मुख्य जातियों की तुलना, मुख्य जातियों की तुलना देखिए इस परिकल्पना में पारिस्थितिक तंत्र की मुख्य जातियों की तुलना हवाई जहाज के मुख्य रिवेट, यानी हवाई जहाज के जो जो टुकड़े थे उसके मलबे से, हवाई जहाज के रिवेट कील से की गई, जो जहाज की अखंडता और कार्यप्रणाली के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा क्यों होता है। उत्तर देखिए पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा रहता है क्योंकि ऊर्जा के एक पोषण स्तर ट्रॉफिक लेवल से अगले स्तर पर स्थानांतरित होने पर हमेशा ऊर्जा की क्या होती, हानि होती है। और ऊष्मा के रूप में क्या होती, ऊर्जा की हानि होती है। हर अगले स्तर पर ऊर्जा की मात्रा जैसे कि 10% नियत हो जाती है, इसलिए उत्पादक नीचे हमेशा उपभोक्ता से अधिक ऊर्जावान होता है। तो इसलिए जो होता है ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिए चित्र हमें दिया हुआ है, जिसमें हमें दिया है, देखिए ये चित्र की संरचना है, ए भाग हमें जो है नहीं दिया हुआ है। और फिर देखिए इसमें कह रहा है, देखिए क्या है इसमें, यहाँ पे दिया है प्रांकुर चोल, इसमें है पररोह शीर्ष, अधिकोरक, मूलांकुर, मूल गोप और फिर मूलांकुर चोल, ये दिया हुआ इसमें। तो कह रहा है ये कौन सा चित्र है। देखिए ये जो है मक्के के बीज का क्या है, ये क्या है, अधिकाट आधा पर से कटा हुआ चित्र है बीज का। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, हमें कह रहा है पहला क्वेश्चन इसमें दे रहा है कि चित्र की पहचान कीजिए। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन में दे रहा है कि चित्र की पहचान कीजिए। दूसरा है मूलांकुर चोल, यानी कि कोलियोराइजा और प्रांकुर चोल में अंतर बताइए। और तीसरा है चित्र में रेखांकित भाग ए का नाम बताइए। देखिए जो ए लिखा है ये क्या है, ये भ्रूणकोश है, क्या है, भ्रूणकोश है। तो देखिए हम इसे भी अभी इस तीनों क्वेश्चनों का आंसर लिखेंगे और चित्र का नाम भी आपको बताएंगे वीडियो के। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। खा वाला क्वेश्चन है, सहायक जनन तकनीकी मानव के लिए किस तरह सहायक है। ZIFT और GIFT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर,
IUT से किस तरह भिन्न है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। उसके बाद देखिए ग वाला क्वेश्चन है, RNA पहला आनुवांशिक पदार्थ था, अब बहुत पर्याप्त प्रमाण है कि जीवन के आवश्यक प्रक्रमों जैसे कि उपापचयी, स्थानांतरण, संबंधन आदि का विकास RNA से हुआ। RNA आनुवांशिक पदार्थ के साथ एक उत्प्रेरक यानी जैविक तंत्र में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जो RNA उत्प्रेरक द्वारा उत्प्रेरित की जाती हैं। प्रोटीन एंजाइम का इसमें कोई योगदान नहीं है। RNA उत्प्रेरक के रूप में क्रियाशील लेकिन अस्थायी है। इस कारण से RNA के रासायनिक रूपांतरण से DNA का विकास हुआ जिससे यह अधिक अस्थायी है। DNA के द्विरज्जुकों व पूरक रज्जुकों के कारण तथा इनमें मरम्मत प्रक्रियाओं के विकास से अपने में होने वाले परिवर्तनों के प्रति प्रतिरोधी है। ये भी क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। इसमें कह रहा है देखिए कि उपयुक्त पैराग्राफ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि RNA को पहला आनुवांशिक पदार्थ क्यों माना जाता है। देखिए आपको इसको पढ़ना है, उसके बाद इस पर आधे प्रश्नों का उत्तर देना है। 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला है RNA को पहला आनुवांशिक पदार्थ क्यों माना जाता है। दूसरा है RNA की तुलना में DNA को अधिक अस्थायी आनुवांशिक पदार्थ क्यों माना जाता है। तीसरा है RNA के रासायनिक रूपांतरण से DNA के विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी। और घ वाला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है इसमें। घ वाला क्वेश्चन है कि द्विसंकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम की व्याख्या कीजिए। ये भी 3 नंबर का। तो हमें 4 क्वेश्चन हमें दिए हैं यहाँ पे, तो इन चारों क्वेश्चनों का आंसर हम लिखते हैं। देखिए हम इसको उत्तर को समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारा था उसमें कि चित्र की पहचान कीजिए। तो जो चित्र हमारा था हमने आपको बताया कि ये एक मक्के के बीज का क्या अनुदैर्ध्य काट का चित्र है। देखिए यह एक बीजपत्री बीज मक्के के बीज की अनुदैर्ध्य काट का चित्र है जिसमें भ्रूण दर्शाया गया है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा था कि मूलांकुर चोल यानी कि कोलियोराइजा और प्रांकुर चोल में अंतर बताइए। तो देखिए उत्तर, प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल में अंतर है कि प्रांकुर चोल भ्रूण के प्रांकुर यानी पररोह शीर्ष को ढकने वाली एक खोखली पर्णीय संरचना है, जबकि मूलांकुर चोल जो है ये मूलांकुर को ढकती है। उसके बाद देखिए मैं इसमें तीसरा नंबर था कि चित्र में रेखांकित भाग ए का नाम बताइए, नामांकन कीजिए। तो देखिए चित्र में जो ए वाला हमें भाग दिया उसका वो भ्रूणपोष है। क्या है, भ्रूणपोष। तो अभी हमने इसको आपको पहले बता दिया है। तो इस प्रकार से आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जहां से आपको मिल जाएगा 3 नंबर। उसके बाद देखिए खा वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है, जो हमें पूछा था सहायक जनन तकनीकी के लिए। देखिए पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि सहायक जनन तकनीकी मानव के लिए किस तरह सहायक है। ZIFT, GIFT और इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर IUT से किस तरह भिन्न है। इसका आंसर आपका हो जाएगा कि सहायक जनन तकनीकी ART जैसे कि IVF, ZIFT, GIFT उन निसंतान दंपतियों के लिए वरदान है, जिनको बच्चे पैदा नहीं होते उनके लिए यह वरदान है, जो प्राकृतिक रूप से गर्भधारण नहीं कर सकते। ये तकनीकें शुक्राणु, अंडाणु निषेचन, भ्रूण विकास या उनके स्थानांतरण में मदद कर संतान को सुख प्रदान करती हैं। देखिए ZIFT जिफ्ट और गिफ्ट फैलोपियन ट्यूब में निषेचित अनिषेचित युग्मक भेजते हैं, जबकि देखिए जो ये होता है ZIFT और GIFT, इसमें क्या होता है फैलोपियन ट्यूब में अंडे को और शुक्राणु को निश्चित कराते हैं, लेकिन जो IUT होता है, जबकि IUT भ्रूण को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, लेकिन जो IUT होता है यानी इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें बाहर ही प्रयोगशाला में शुक्राणु और अंडाणु का क्या करते हैं निषेचन कराकर उसे क्या करते हैं भ्रूण में स्थापित करते हैं, गर्भाशय में स्थापित करते हैं, जिससे क्या होता है जो माँ होती है गर्भवती हो जाती है। उसका हमें पूछा था कि ZIFT, GIFT और IUT में अंतर। तो देखिए इन तकनीकों के बीच मुख्य अंतर निषेचन के स्थान यानी शरीर के अंदर या बाहर है, और भ्रूण युग्मक के स्थानांतरण के स्थान पर फैलोपियन ट्यूब या गर्भाशय पर आधारित है। तो देखिए ZIFT यानी कि जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो देखिए जिफ्ट का क्या होता है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, इसमें प्रयोगशाला में निषेचित IVF द्वारा जाइगोट यानी कि युग्मनज
को 24 घंटे के भीतर फैलोपियन नलिका में यानी फैलोपियन ट्यूब में क्या करते हैं, स्थानांतरित किया जाता है। यह इन विट्रो निषेचन यानी शरीर से बाहर की प्रक्रिया है। इन विट्रो का मतलब शरीर के बाहर, तो शरीर के बाहर इसका निषेचन करा के फिर इसको गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। दूसरा है गिफ्ट यानी कि गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें महिला के शरीर के बाहर निषेचन नहीं होता, बल्कि महिला के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु को सीधे फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है। निषेचन महिला के शरीर के अंदर इन विवो प्राकृतिक रूप से होता है, इन विट्रो होता है, क्या होता है, ये प्राकृतिक रूप से होता है। शुक्राणु और अंडाणु को महिला के फैलोपियन ट्यूब में रख देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं, उसके बाद वहीं पे इनका निषेचन हो जाता है। उसके बाद देखिए आईयूटी क्या है, यानी कि इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो देखिए आईयूटी क्या है, इसमें देखिए इसमें निषेचित भ्रूण 32 कोष की अवस्था तक को सीधे गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। इसे कहते हैं फैलोपियन ट्यूब में, यानी इसे क्या, इसे फैलोपियन ट्यूब में नहीं, इसे डायरेक्ट क्या गर्भाशय में स्थानांतरित कर देते हैं। उसके बाद देखिए हमें दिया है एक पैराग्राफ, उसका पैराग्राफ से हमें क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो पहले पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है कि आरएनए पहला आनुवांशिक पदार्थ था। अब बहुत पर्याप्त प्रमाण हैं कि जीवन के आवश्यक प्रक्रमों जैसे कि उपापचयी, स्थानांतरण, संबंधन का विकास आरएनए से हुआ। आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के साथ एक उत्प्रेरक यानी कि जैविक तंत्र की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण और जैविक अभिक्रियाएं जो आरएनए उत्प्रेरक द्वारा उत्प्रेरित की जाती हैं। प्रोटीन एंजाइम का इसमें कोई योगदान नहीं है, ये होता है उत्प्रेरक। आरएनए उत्प्रेरक के रूप में क्रियाशील लेकिन अस्थायी है। इस कारण से आरएनए के रासायनिक रूपांतरण से डीएनए का विकास हुआ, जिससे यह अधिक अस्थायी है। डीएनए के द्विरज्जुकों व पूरक रज्जुकों के कारण तथा इनमें मरम्मत प्रक्रियाओं के विकास से अपने में होने वाले परिवर्तनों के प्रति प्रतिरोधी है। तो ये हमें दिया है पैराग्राफ। देखिए कह रहा उपयुक्त पैराग्राफ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है आरएनए को पहला आनुवांशिक पदार्थ क्यों माना जाता है। दूसरा है आरएनए की तुलना में डीएनए को अधिक अस्थायी आनुवांशिक पदार्थ क्यों माना जाता है। तीसरा है आरएनए के रासायनिक रूपांतरण से डीएनए के विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो ये 3 क्वेश्चन, हमें तीनों क्वेश्चनों का आंसर बताना है। तो आइए हम इस तीनों क्वेश्चनों का आंसर लिखते हैं यहाँ पे। इसमें क्वेश्चन हमारा पहला था कि आरएनए को पहला आनुवांशिक पदार्थ क्यों माना जाता है। तो इसका उत्तर देखिए आरएनए को पहला आनुवांशिक पदार्थ इसलिए माना जाता है क्योंकि यह आनुवांशिक सूचना को वहन करने के साथ साथ उत्प्रेरक यानी कि राइबोजाइम के रूप में कार्य करता है और जीवन की प्रारंभिक उपापचयी, स्थानांतरण एवं संबंधन क्रियाएं आरएनए द्वारा संचालित होती हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें दे रहा है हमारा कि आरएनए की तुलना में डीएनए को अधिक अस्थायी आनुवांशिक पदार्थ क्यों माना जाता है। तो उत्तर देखिए डीएनए द्विरज्जुक एवं पूरक संरचना वाला होता है तथा इसमें मरम्मत तंत्र विकसित होता है, जिससे यह रासायनिक परिवर्तनों के प्रति अधिक प्रतिरोधी और आरएनए की तुलना में अधिक अस्थायी होता है। क्या होता है देखिए, इसलिए आरएनए की तुलना में डीएनए को अधिक अस्थायी आनुवांशिक पदार्थ क्यों माना जाता है, हमें पूछ रहा है। तो देखिए क्या होता है, डीएनए द्विरज्जुक एवं पूरक संरचना वाला होता है तथा इसमें मरम्मत तंत्र भी विकसित होता है, जिससे यह रासायनिक परिवर्तनों के प्रति अधिक प्रतिरोधी होता है और आरएनए की तुलना में क्या अधिक अस्थायी होता है और आरएनए अस्थायी होता है। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है कि आरएनए के रासायनिक रूपांतरण से डीएनए के विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो उत्तर देखिए आरएनए उत्प्रेरक के रूप में अस्थायी और कम अस्थायी होता है, इसलिए आनुवांशिक सूचना के सुरक्षित और दीर्घकालिक संरक्षण हेतु इसके रासायनिक रूपांतरण से अधिक अस्थायी डीएनए का विकास आवश्यक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा घ वाला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखिए घ वाला क्वेश्चन है कि द्विसंकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम की व्याख्या कीजिए। तो देखिए उत्तर मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। देखिए मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के अनुसार जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों की वंशागति होती है तो एक लक्षण का युग्मक में पृथक्करण दूसरे लक्षण से स्वतंत्र होता है। द्विसंकर क्रॉस जैसे कि गोल पीले यानी कि
जो कैपिटल आर है और जो वाई है, तो गोल और पीले, और फिर क्या है झुर्रीदार हरे, और फिर क्या होता है गोल पीले और झुर्रीदार हरे में F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी में क्या होता है 9:3:3:1 का फिनोटाइप अनुपात दर्शाता है कि लक्षण जो स्वतंत्र रूप से क्या है मिश्रित है। उसके बाद देखिए आगे द्विसंकर क्रॉस की व्याख्या। तो देखिए मेंडल ने मटर के बीजों के आकार जैसे कि गोल को आर से प्रदर्शित करते हैं, झुर्रीदार को स्मॉल आर से, और रंग पीला कैपिटल वाई, हरा स्मॉल वाई का अध्ययन किया। इसमें देखिए नंबर 1 है जनक। जनक में अगर देखिए क्या है गोल पीला है, जैसे कि हमने गोल पीला और फिर क्या किया देखिए गोल पीला, ये देखिए कैपिटल आर गोल है और कैपिटल वाई जो पीला है, तो गोल पीला और फिर देखिए झुर्रीदार हरा का संकरण कराया। कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई यानी कि स्मॉल आर झुर्रीदार है और स्मॉल वाई हरा है, तो हमने क्या किया गोल पीला और झुर्रीदार हरा का हमने संकरण कराया, तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे पीले गोल पीले उत्पन्न हुए इस प्रकार से। और देखिए F2 पीढ़ी में क्या हुआ, F2 पीढ़ी में जब F1 पीढ़ी का स्वपरागण कराया गया, इसी से फिर से स्वपरागण इसी से परागण कराया गया, तो देखिए क्या हुआ, तो 4 प्रकार के युग्मक बने। देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई बने। उसके बाद देखिए परिणाम क्या हुआ, परिणाम देखिए क्या हुआ F2 में क्या है पुनेट वर्ग के अनुसार 16 में से देखिए कितने हुए, देखिए 9 गोल बीज हुए, इसमें 16 में से 9 गोल पीले बीज हुए, कितने बीज 16 था, 16 में से 9 गोल पीले हुए और 3 गोल हरे हुए और 3 झुर्रीदार पीले हुए और एक क्या हुआ झुर्रीदार हरा हुआ। तो ये दो किसमें इसमें पैतृक लक्षण आए, इसमें गोल पीला और फिर झुर्रीदार हरा, यानी कि एक इसमें और एक यानी 10 में क्या हुआ पैतृक लक्षण आए, और बाकी कितना 6 नई संतानें बनी। 5वें का वाला क्वेश्चन है प्रतिरक्षी अणु की संरचना का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए और उसकी रासायनिक प्रकृति का उल्लेख कीजिए। देखिए आज के वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चनों का आंसर समझेंगे। खा वाला क्वेश्चन है, देखिए खा वाले में मैं 3 क्वेश्चन दिया है, तो खा वाले का पहला क्वेश्चन है कि ड्रग के उस समूह का नाम लिखिए जिसकी आणविक संरचना नीचे दर्शाई गई है। देखिए इस संरचना के ड्रग का क्या नाम हम बताना है। दूसरा है जिस पौधे से यह ड्रग प्राप्त की जाती है उसका वैज्ञानिक नाम लिखिए। और तीसरा है इस ड्रग के सेवन से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। उसके बाद देखिए गा वाला क्वेश्चन है प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक किसे कहते हैं, उस एंटीबायोटिक का नाम बताइए जिसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में घायल अमेरिकन सिपाहियों के उपचार में व्यापक रूप से किया गया, और यह भी बताइए कि एंटीबायोटिक किससे प्राप्त की जाती है। और घा वाला क्वेश्चन है वाहित मल में सूक्ष्म जीवियों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से देखिए हमें 4 क्वेश्चन दिए हैं, चारों क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि 3-3 नंबर के क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ये हमारा जो बोर्ड ने जारी किया है पेपर उस पेपर में आया है। तो आइए हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले एक बार क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रतिरक्षी अणु की संरचना का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए और इसकी रासायनिक प्रकृति का उल्लेख कीजिए। तो आइए इसके हम आंसर को पढ़ते हैं। देखिए आंसर हमारा है कि देखिए प्रतिरक्षी अणु की संरचना और रासायनिक प्रकृति। तो देखिए उसकी जो संरचना है चित्र जो होता है आप उसको देख लीजिएगा, उसके बाद जो हम लिखना है उसको हम यहाँ पे आपको बता दें कैसे लिखना है। देखिए प्रतिरक्षी अणु रासायनिक रूप से ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जिन्हें जिन्हें इम्यूनोग्लोबिन यानी कि एलजी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, जिन्हें कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन कहते हैं। उसके बाद देखिए यह जो होता है चार पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बने होते हैं, 2 भारी एच और 2 हल्की एल श्रृंखलाएं जो आपस में डाई सल्फाइड बंधों द्वारा जुड़ी होती हैं। देखिए चित्र में एक स्वच्छ नामांकित वाई आकार की संरचना बनानी होगी जिसमें भारी और हल्की श्रृंखलाएं एंटीजन बंधन स्थल और डाइसल्फाइड बंधों को दर्शाया जाएगा। तो दोस्तों इतना आपको लिखना और चित्र इसका बना देना, आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे। तो इसका चित्र कैसे बनाया जाता है, कैसे इसका चित्र बनाया जाता है और ये इसको दर्शाया कैसे जाता है, इसका वीडियो हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी बताया है, वहां पे आप पढ़ सकते हैं सबसे अच्छे तरीके से।
तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। दूसरा क्वेश्चन है ख वाले का पहला आप कह रहा है कि ड्रग के उस समूह का नाम लिखिए जिसकी आणविक संरचना नीचे दी गई है। उसके बाद दूसरा है जिस पौधे से यह ड्रग प्राप्त होता है उसका वैज्ञानिक नाम लिखिए। तीसरा है इस ड्रग के सेवन से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो ख वाले क्वेश्चन में हमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों एक एक नंबर के हो गए, यानी कि ख वाले क्वेश्चन में हमें मिलेगा 3 नंबर। तो देखिए ड्रग की आणविक संरचना और संबंधित प्रश्न। देखिए पहला क्या था, ड्रग का जो हमें चित्र में दिया है उस समूह का नाम। तो देखिए ड्रग समूह का नाम क्या है, देखिए यह कैनाबिनोइड्स समूह की आणविक संरचना है। किसका है, कैनाबिनोइड समूह की आणविक संरचना है। उसके बाद देखिए दूसरा था पौधे का वैज्ञानिक नाम, यानी जिस ड्रग से या जो ड्रग है जिस पौधे से बना है उस पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो यह देखिए कैनाबिस सेटाइवा नामक पौधे से यह प्राप्त की जाती है, इसका वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद देखिए इस ड्रग को सेवन से मानव शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो देखिए प्रभावित अंग, इस ड्रग के सेवन से मुख्य रूप से मानव शरीर का हृदय वाहिका तंत्र प्रभावित होता है। इस प्रकार से आपका हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है गा वाला कि प्रतिजैविक एंटीबायोटिक किसे कहते हैं, उस एंटीबायोटिक का नाम बताइए जिसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में घायल अमेरिकन सिपाहियों के उपचार में व्यापक रूप से किया गया, और यह भी बताइए कि यह एंटीबायोटिक किससे प्राप्त की जाती है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन का आंसर समझते हैं। देखिए प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक वह औषधीय पदार्थ हैं जो सूक्ष्म जीवों जैसे कि कवक या बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होते हैं और अन्य रोगजनक बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकने या उन्हें नष्ट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। आगे देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में घायल अमेरिकी सैनिकों के उपचार में पेनिसिलिन का व्यापक उपयोग किया गया। यह एंटीबायोटिक पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होता है। किससे, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से यह प्राप्त की जाती है। इसका देखिए मुख्य विवरण, हेडिंग है एंटीबायोटिक। तो देखिए पेनिसिलिन यानी कि प्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक। दूसरा है प्राप्ति स्रोत यानी कि पेनिसिलियम नोटेटम कवक कवक और फफूंद से प्राप्त होता है। खोजकर्ता देखिए इसके कौन है, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका उपयोग देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संक्रमण से घायल सैनिकों के जीवन बचाने के लिए 1943 के आसपास व्यापक स्तर पर यह किया गया था। आगे देखिए पेनिसिलिन के सफल विकास के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हावर्ड फ्लोरी और अर्नस्ट चेन को 1945 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस प्रकार से हो जाएगा आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर। उपचार में सूक्ष्म जीवियों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो अब आइए इस क्वेश्चन का आंसर समझते हैं। देखिए इसका उत्तर, वाहित मल के उपचार में सूक्ष्म जीव विशेष रूप से बैक्टीरिया और कवक जैविक अपघटन के माध्यम से कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर जल को शुद्ध करने में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जल को शुद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। द्वितीयक उपचार में देखिए द्वितीयक उपचार में क्या होता है, वायवीय सूक्ष्म जीव यानी कि उर्वरक बनाते हैं जो कार्बनिक पदार्थों को खाकर बीओडी जैविक ऑक्सीजन मांग को कम करते हैं, जबकि अवायवीय बैक्टीरिया शेष कीचड़ का पाचन कर बायोगैस का उत्पादन करता है। आगे देखिए वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवियों की विस्तृत भूमिका यानी विस्तार से जानेंगे। तो देखिए पहला है जैविक अपघटन। देखिए जैविक अपघटन, देखिए सूक्ष्म जीव अपशिष्ट जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित करते हैं जिससे जल प्रदूषण कम होता है। अगला हेडिंग है उर्वरक का निर्माण। देखिए वायवीय टैंकों में वायवीय बैक्टीरिया और कवक तेजी से वृद्धि करते हैं और उर्वरक नामक जाल जैसी संरचनाएं बनाते हैं। उसके बाद है बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में कमी। तो देखिए ये सूक्ष्मजीव अपशिष्ट जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का सेवन करते हैं जिससे पानी में बीओडी यानी कार्बनिक भार कम हो जाती है, जो जल को शुद्ध होने से क्या, जल को शुद्ध होने का संकेत यानी कि जल की शुद्धता का यह संकेत है क्या, बीओडी। उसके बाद देखिए आगे है सक्रियत आपंक का निर्माण। तो देखिए
द्वितीयक उपचार के बाद उर्वरक तलछट के रूप में नीचे बैठ जाते हैं, जिसे सक्रियत आपंग कहा जाता है। उसके बाद देखिए क्या है, अवायवीय पाचन। तो इसमें देखिए सक्रियत आपंक के एक छोटे भाग को अवायवीय स्लज डाइजेस्टर में उपयोग किया जाता है, जहां अवायवीय बैक्टीरिया अन्य कवक और बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं और साथ ही बायोगैस, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, CO2 का उत्पादन करते हैं। इस प्रकार से देखिए सूक्ष्मजीव गंदे पानी को सुरक्षित बनाकर उसे नदियों में छोड़ने योग्य बनाते हैं, जो पर्यावरण संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो का वाला क्वेश्चन है, देखिए पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद इन क्वेश्चनों का आंसर भी आपको इसी वीडियो में बताएंगे। का वाला क्वेश्चन है, समष्टि के गुणों का उल्लेख कीजिए। खा वाले में देखिए 2 प्रश्न दिया है। पहला है परजीवी जंतु यानी कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स किसे कहते हैं, और दूसरा है सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम लिखिए और इसके महत्व का उल्लेख कीजिए। और गा वाला क्वेश्चन है, क्लोनिंग संवाहक क्या है, एक अच्छे संवाहक की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। और घा वाला क्वेश्चन है, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपके 4 क्वेश्चन हैं, चारों क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा सरल तरीके से। तो बस आज के वीडियो में इतना ही आपको याद करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है कि समष्टि के गुणों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर देखिए आपको कैसे लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा रहा है और 2026 में जो बोर्ड ने पेपर जारी किया उस पेपर में भी है। अगर आपको नहीं है किन्नौर तो आप गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हैं। तो देखिए समष्टि के गुणों का उल्लेख आपको किस प्रकार से करना है। उत्तर देखिए समष्टि किसी जनसंख्या में उपस्थित सभी जीनों का कुल समूह होती है, इसके प्रमुख गुण होते हैं। देखिए समष्टि क्या होती है, किसी जनसंख्या में उपस्थित सभी जीनों का क्या होती है, समूह होती है, उसे ही समष्टि कहते हैं। इसके देखिए प्रमुख गुण कौन कौन से। नंबर 1 है, इसमें किसी जनसंख्या के सभी एलील सम्मिलित होते हैं। दूसरा है, का समष्टि में जीन आवृत्ति समय के साथ बदलती रहती है, भी बदल सकती है। तीसरा है, यह जैव विविधता का आधार है। और चौथा है, उत्क्रांति का समष्टि में परिवर्तन के कारण होती है। इतना आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, बस आपको 3 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन क्या है। खा वाले में 2 क्वेश्चन पूछा है, तो दोनों क्वेश्चनों को हम समझेंगे। इसके आंसर को देखिए, खा वाले का पहला क्वेश्चन पूछा था, परजीवी जंतु यानी कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स किसे कहते हैं। तो उत्तर देखिए ट्रांसजेनिक एलिमेंट्स क्या है, देखिए वे जंतु जिनके जीनोम में किसी अन्य जीव का इच्छित जीन कृत्रिम रूप से प्रविष्ट कराया गया हो, उसे ट्रांसजेनिक जंतु कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए ट्रांसजेनिक चूहा, ट्रांसजेनिक गाय। उसके बाद देखिए खा वाले में हमारा दूसरा क्वेश्चन भी था, हुआ था कि सर्वप्रथम निर्मित ट्रांसजेनिक गाय का नाम लिखिए और इसके महत्व का उल्लेख कीजिए। तो देखिए सर्वप्रथम निर्मित ट्रांसजेनिक गाय का नाम था रोजी। क्या था, रोजी। इसके महत्व देखिए इस गाय के महत्व देखिए, रोजी के दूध में मानो अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन पाया जाता था। दूसरा है, इसका दूध सामान्य दूध की अपेक्षा अधिक पौष्टिक था और इससे दूध पोषण में सहायता मिली। तो इस प्रकार से हो जाएगा आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर खा वाले का। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या गा हमारा क्या है। प्रश्न गा है कि क्लोनिंग संवाहक क्या है, एक अच्छे संवाहक यानी वेक्टर की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो देखिए इसका आंसर आपको लिखना है कि क्लोनिंग संवाहक वह डीएनए अणु है जो इच्छित जीन को मेजबान कोशिका तक पहुंचाने में सहायक होता है। अब देखिए एक अच्छे संवाहक की विशेषताएं क्या क्या हैं। नंबर 1 है, उसमें प्रतिकृति प्रारंभ स्थल ओरी होनी चाहिए। दूसरा है, चयन चिन्ह यानी कि सिलेक्टेबल मार्कर उपस्थित होना चाहिए। और फिर तीसरा है, विदेशी डीएनए को धारण करने की क्षमता होनी चाहिए। और चौथा है, मेजबान कोशिका में स्थिर रह सके। तो ये हो जाएगा आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको
किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कोई दिक्कत हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। उसके बाद देखिए घ वाला क्वेश्चन है कि पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए उत्तर। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर क्या करता है, काटता है। इसकी भूमिका देखिए। नंबर 1, इच्छित जीन का स्रोत डीएनए से काटने में सहायता करते हैं। दूसरा है संवाहक डीएनए को भी उसी स्थान पर काटते हैं। और तीसरा है चिपचिपे सिरे बनाकर पुनः संयोजन को आसान बनाते हैं। और चौथा है आरडीएनए तकनीकी का आधार प्रदान करते हैं। तो देखिए हमारा 7वां क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है। 7वां क्वेश्चन है कि गुरु बीजाणु जनन क्या है, आवृत्त बीजी पादपों में मादा युग्मकोद्भिद के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमें सचित्र वर्णन पूछा है मादा युग्मकोद्भिद के विकास का। उसके बाद देखिए अथवा करके हमें दिया है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। अंडोत्सर्ग, आवर्त चक्र, अंतारोपण, अपरायनिक प्लेसेंटा और फिर अंतः गर्भाशयी युक्ति। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जब आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो आपको दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। 5-5 नंबर का क्वेश्चन दोनों है, चाहे आप दोनों से चाहे जो भी लिखिए आपको 5 नंबर मिलेगा। आज की वीडियो में आपको दोनों क्वेश्चनों का आंसर बताऊंगा। देखिए जब आपका टिप्पणी आता है 5 नंबर में लिखने के लिए और 5 टिप्पणी पूछता है तो यहाँ पर आपको इसका एक एक दो दो लाइन में लिखना होता है। उसके बाद देखिए और आपका जितना भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न होगा वो आपका ऑप्शन में आएगा, नहीं 2 क्वेश्चन आएगा, दोनों में से एक करना रहेगा। 8वां क्वेश्चन है अनुलेखन क्या है, बैक्टीरिया में अनुलेखन क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। अथवा करके दिया है अनुकूली विकिरण क्या है, डार्विन के फिंच पक्षियों एवं ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल्स के उदाहरणों के साथ इस प्रक्रिया को समझाइए, इस प्रक्रिया का जीव विकास में क्या योगदान है। यहाँ पर भी देखिए आपको दोनों में सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, लेकिन मैं आज की वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन दिए सभी का आंसर बताऊंगा। इसका भी बता दूंगा, जो अथवा के दिया उसका भी बता दूंगा। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है जैव विविधता किसे कहते हैं, यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे अधिक क्यों होती है। जैव विविधता की क्षति के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। अथवा करके दिया है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। अस्पर्धी अपवर्जन नियम, सहोपकारिता, आहार जाल, पारितंत्र में उत्पादकता और ह्यूमस। तो यहाँ पे देखिए आपको दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, चाहे आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए चाहे आप इन 5 पर टिप्पणी लिखिए, आपको यहाँ से 5 नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार से देखिए आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके 6 प्रश्न पूछे जाएंगे जहां से आपको 3 क्वेश्चन का आंसर लिखना रहेगा, लेकिन मैं आज की वीडियो में आपको 6 क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा और यही सब आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो देखिए 7वां क्वेश्चन हमारा क्या था, देखिए क्वेश्चन हमारा था गुरु बीजाणु जनन क्या है, आवृत्त बीजी पौधों में मादा युग्मकोद्भिद के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसका चित्र मैंने आपको पहले से बना के बता दिया कैसे इसका चित्र बनता है मादा युग्मकोद्भिद के विकास का। तो वहां से आप देख सकते हैं, बिना देखे ही अगर आप वीडियो देख लेंगे तो बिना देखे ही आप चित्र आसान तरीके से बना सकते हैं। तो यह क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का। देखिए इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है। देखिए उत्तर, गुरु बीजाणु जनन वह प्रक्रिया है जिसमें गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। देखिए गुरु बीजाणु जनन वह प्रक्रिया है, वह नियम है, वह कार्य है या वह चीज है जिससे क्या होता है, जिसमें गुरु बीजाणु जो मातृ कोशिका होती है उसका जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तब गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इतना आपको इंट्रोडक्शन में लिख देना है। उसके बाद देखिए मादा युग्मकोद्भिद का विकास यानी आवृत्त बीजी पौधों में हेडिंग डालेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे अंडाशय में स्थित बीजांड के भीतर गुरु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 बीजाणु बनाती है, 4 गुरु बीजाणु बनाती है। इनमें से 3 क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्या होता है, 3 नष्ट होकर यानी खत्म हो जाते हैं और एक क्रियाशील गुरु बीजाणु रहता है। यह गुरु बीजाणु 3 बार समसूत्री विभाजन करके 8 नाभिकीय और 7 कोशिकीय भ्रूण कोश बनाता है
जिसमें अंड कोशिका, सहायक कोशिका, ध्रुवीय नाभिक तथा प्रतिपाद कोशिकाएं होती हैं। तो दोस्तों इतना आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, बस इतना आप लिखेंगे आपको 5 नंबर मिल जाएगा और आपको इसका चित्र बना देना है बस। उसके बाद देखिए हमें अथवा करके इसमें क्वेश्चन दिया था टिप्पणी लिखने के लिए। देखिए निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए पहला है अंडोत्सर्ग। तो देखिए अंडोत्सर्ग, देखिए हमें टिप्पणी पाँच टॉपिक दिया, 5 टॉपिक में टिप्पणी लिखना हो तो आपको इन एक एक नंबर के लिख देना है। तो देखिए आपको कितना लिखना, छोटा छोटा लिख देना। जैसे अंडोत्सर्ग में लिखना आपको, अंडाशय से परिपक्व अंडाणु का मुक्त होना ही अंडोत्सर्ग कहलाता है। यानी अंडाशय में अगर वो परिपक्व हो गया, वो अंडाशय से जब मुक्त होता है तो ये होता है अंडोत्सर्ग। इतना आपको लिख देना है। दूसरा है आवर्त चक्र। देखिए स्त्रियों में लगभग 28 दिन का वह चक्र जिसमें अंडोत्सर्ग एवं गर्भाशय की तैयारी होती है उसे आवर्त चक्र कहते हैं। उसके बाद देखिए अंतरोपण। तो देखिए अंतरोपण में क्या, देखिए भ्रूण का गर्भाशय की दीवार में स्थापित होना अंतरोपण कहलाता है। उसके बाद है अपरायनिकी प्लेसेंटा। तो देखिए मादा और भ्रूण के बीच पोषण व गैसों के आदान प्रदान का अंग जो होता है वो अपरा कहलाता है। मादा और भ्रूण के बीच जो पोषण होता है, पोषण और गैसों का आदान प्रदान, जैसे कि कोई महिला गर्भवती है और उसके पेट में भ्रूण है, यानी जब उसके पेट में जब बच्चा है उसे भ्रूण कहते हैं, बाहर निकलने के बाद उसे बच्चा कहेंगे। तो जो भ्रूण को पोषण देता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, सांस जैसे लेते हैं उसे जो पोषण मिलता है वो अपरा के द्वारा मिलता है। उसके बाद देखिए अगला है अंतः गर्भाशयी युक्ति। तो देखिए गर्भधारण रोकने हेतु गर्भाशय में रखी जाने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, युक्ति को गर्भाशयी युक्ति कहते हैं। यानी गर्भाशय में गर्भधारण रोकने के, यानी जो महिला को प्रेगनेंसी रोकने के लिए गर्भाशय में जो रखी जाने वाली युक्ति होती है उसे अंतः गर्भाशयी युक्ति कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको टिप्पणी लिख देना है, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। 8वां क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है अनुलेखन क्या है, बैक्टीरिया में अनुलेखन क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, तो इसमें भी आपको चित्र बनाना है, इसका चित्र आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए इसका हमें उत्तर लिखना है कि अनुलेखन वह प्रक्रिया है जिसमें डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। डीएनए से क्या होता है, आरएनए बनता है। अब देखिए बैक्टीरिया में अनुलेखन, तो देखिए डीएनए का एक स्टैंड टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पर मोटर स्थल से जुड़कर आरएनए संश्लेषण प्रारंभ करता है। न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते जाते हैं और एमआरएनए का निर्माण होता रहता है। टर्मिनेटर स्थल पर प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। जहां टर्मिनेटर होता है वहीं पे क्या होती है, क्रिया समाप्त हो जाती है। तो बस इतना आपको लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर और चित्र बना देना है, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। और आंसर लिखने का सबसे अच्छा तरीका यही आपका है। उसके बाद देखिए हमें अथवा के क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अनुकूलन विकिरण क्या है, उदाहरण सहित समझाइए तथा जीव विकास में योगदान बताइए। तो देखिए हमें पूछा, इसमें देखिए 3 प्रकार क्वेश्चन पूछा है। अनुकूलन विकिरण क्या है, उदाहरण सहित समझाइए तथा जीव विकास में योगदान बताइए। तो देखिए पहले आपको लिखना है अनुकीर्ण विकास क्या, इतना लिखेंगे, उसके बाद इसका उदाहरण देंगे, उसके बाद इसका योगदान लिखेंगे, तब आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। तो देखिए उत्तर आपको कैसे लिखना है, देखिए एक ही पूर्वज से विभिन्न परिस्थितियों में अनेक प्रजातियों का बनना ही अनुकूलन विकिरण कहलाता है। ये हो गया अनुकूलन विकिरण की एक ही पूर्वज से विभिन्न परिस्थितियों में अनेक प्रजातियों का बनना ही अनुकूलन विकिरण कहलाता है। उसके बाद देखिए उसका उदाहरण, देखिए डार्विन के फिंज पक्षी एवं ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल्स, ये इसका उदाहरण है। जीव विकास में इसका योगदान देखिए, यह प्रक्रिया नई प्रजातियों के निर्माण और जैव विविधता बढ़ाने में सहायक होती है। अगर इतना ही आप लिख देंगे तो ये लिखने का सबसे सही तरीका है। अगर ऐसे आप लिखेंगे तो आपका कम से कम आपका 8 लाइन में आएगा, तो यहाँ से आपको 5 नंबर पूरा कन्फर्म मिल जाएगा। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जैव विविधता किसे कहते हैं, यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सर्वाधिक क्यों होती है,
जैव विविधता की क्षति के प्रमुख कारण लिखिए। तो देखिए जैव विविधता किसे कहते हैं, इस पर आपको मिलेगा 1 नंबर। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सर्वाधिक क्यों है, इस पर मिलेगा 2 नंबर। जैव विविधता की क्षति के प्रमुख कारण, इस पर आपको मिलेगा 2 नंबर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन पर आपको मिलेंगे 5 नंबर। तो देखिए इसका उत्तर लिखने का सही तरीका क्या है। देखिए पहले हेडिंग डालेंगे हम जैव विविधता। देखिए किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली जीवों की विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली जो जीवों में विविधता होती है, उसी विविधता यानी जो जो जीवों में विभिन्नता होती है, जो अलग अलगाव होता है, उसे ही कहते हैं जैव विविधता। आगे देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक होने के कारण। देखिए नंबर 1 है वहाँ पे अनुकूल जलवायु होती है, अधिक सूर्य ऊर्जा मिलता है और स्थिर पर्यावरण होता है, इसलिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक होता है। अब देखिए जैव विविधता के क्षति के प्रमुख कारण। देखिए वनों की कटाई हो गई जैव विविधता की क्षति के कारण, और प्रदूषण हो गया, अतिदोहन ये भी हो गया, और आवास विनाश ये भी हो गया। उसके बाद देखिए अथवा के में क्या दिया हुआ क्वेश्चन, कह रहा है कि टिप्पणी लिखने के लिए निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे देखिए पहला है अस्पर्धी अपवर्जन नियम। तो देखिए दो समान संसाधन उपयोग करने वाली प्रजातियां साथ नहीं रह सकती, यही होता है अस्पर्धी अपवर्जन नियम। दूसरा है सहोपकारिता। देखिए दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीव लाभवंती हो, यानी जिससे दोनों जीवों को लाभ होता है वो, तो वही होता है सहोपकारिता। उसके बाद देखिए आहार जाल। पारिस्थितिक तंत्र में परस्पर जुड़ी अनेक आहार श्रृंखलाओं का जाल ही आहार जाल होता है। चौथा है पारितंत्र में उत्पादकता। तो देखिए हरे पौधे द्वारा निर्मित भोजन की दर को उत्पादकता कहते हैं। उसके बाद देखिए पांचवा क्या है, यहाँ पे देखिए हमने 2 बार लिख दिया है, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। ह्यूमस, ह्यूमस देखिए क्या, मिट्टी में पाया जाने वाला आप अपघटित कार्बनिक पदार्थ ही ह्यूमस कहलाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों क्लास 12 बायोलॉजी के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो जाएंगे। तो अगर आप इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और बोर्ड एग्जाम में ये आपका पक्का आएगा 2026 में, क्योंकि ये 2026 का जो बोर्ड ने जारी किया वह पेपर है। तो इस प्रकार से आपको हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।